कभी कभी किसी घटना के कारण मनुष्य के मन में अन्याय का अनुभव होता है और इसके कारण उसकी अंतरात्मा झंझोड़ जाती है, झकझोर हो जाती है। परंतु यदि अन्याय करने वाले व्यक्ति को पश्चाताप हो और अन्याय सहने वाले व्यक्ति को समाज के प्रति विश्वास बढ़े तो इसे न्याय कहते हैं। परंतु यदि अन्याय सहने वाले व्यक्ति के मन में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वह स्वयं अन्याय के मार्ग को पकड़ लेता है और यह प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ जाती है, तो इसके कारण समाज की हानि होती है। अतः अन्याय सहने वाले व्यक्ति को न्याय और प्रतिशोध के बीच में अंतर करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि इसी अंतर को धर्म कहते हैं। Hello student, welcome to Bambole Academy. I am Deepak Saini, physics faculty, and we are discussing the rotational motion. This is the lecture number 3 in which we are going to discuss the moment of inertia and theorem of the perpendicular axis and the theorem of parallel axis. Okay, so let us recall what we have studied, what we have discussed in the previous lecture. In the previous lecture we have found what is the moment of inertia, and for many bodies we have also calculated some moment of inertia, है ना। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि moment of inertia क्या होता है। moment of inertia I से रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है, एंड इट इज नथिंग बट सेम एज द मास इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। रोटेशनल मोशन में मास जो है, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल प्ले करता है जो ट्रांसलेशनल मोशन में मास करता है। क्लियर है क्या बात? लेकिन मास तो बॉडी का ट्रांसलेशन मोशन होती है जब कांस्टेंट होता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में चेंज हो सकता है। ये चेंज हो सकता है जब यदि आपका कोई इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाए या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाए, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी चेंज्ड। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द रोटेशनल मोशन इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो हेडिंग डालो बेटा, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस। क्लियर है क्या बात? हम डायरेक्ट थ्योरम पढ़ेंगे, है ना, इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। डेरिवेशन इज नॉट वेरी मच यूजफुल फॉर अस, है ना। यदि आप देखना चाहते हैं तो दूसरे लेक्चर में, मेरे जो प्रीवियस लेक्चर है उनमें इसका डेरिवेशन देख सकते हो, हम कर चुके हैं, इसलिए यहाँ डेरिवेशन नहीं करेंगे। ठीक है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। व्हाट इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस? लेट्स सी, बट फर्स्ट we have a one very good condition for theorem of perpendicular axis, and what is that? This theorem is valid only for planar body, है ना। This is only for planar bodies. Clear है क्या बात? This is for only planar bodies. planar bodies के लिए ही ये थ्योरम एप्लीकेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक ये प्लेनर बॉडी है इस तरीके से, ठीक है, और परपेंडिकुलर एक्सिस में मान लेते हैं हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये दिस इज, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। क्लियर है क्या बात? एक्स एक्सिस ये प्लेन है, प्लेनर बॉडी है इस तरीके से। तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आई एक्स मान लेते हैं, और यदि आप इसे वाई एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस मान लेते हैं। These x axis and y axis are perpendicular to each other. Okay, हम एक एग्ज्यूम करते हैं दूसरी एक्सिस वो होती है z एक्सिस। क्लियर है क्या बात? और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा हो जाता है बेटा? आई जेड हम इसे एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो x और y, ये तो हो गया एक्स वाई प्लेन और ये हो गया z। तो Ix is the moment of inertia about x axis, Iz moment of inertia about Iy is the moment of inertia about y axis, and Iz is the moment of inertia about z axis. What is the relation between Ix, Iy and Iz is given by theorem of perpendicular axis. Clear है? And what is that? Ix plus Iy is equal to Iz. This is the theorem of परपेंडिकुलर एक्सिस। क्लियर है कि बात? तो बहुत ही अच्छा डेरिवेशन आपको इसका करना है ना। एक बार आप इसे कॉपी करो।
ठीक है। सो दिस इज द आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, है ना। जैसे कि मान लेते हैं हम एक एग्जाम्पल लें कि हमारे पास ये बुक है, मान लेते हैं हमारे पास बुक है और ये तो हमारी आई एक्स एक्सिस, ये प्लेनर बुक है, क्लियर है के बाद प्लेनर बुक है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो यू हैव टू टेक इन दिस वे, है ना। तो देखो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस थ्योरम को आप विद सम गुड एग्जाम्पल यू विल अंडरस्टैंड, क्लियर है क्या बात। जैसे कि ये एक मान लेते हैं हमारे पास रिंग है, रिंग लाइक दिस इज अ रिंग, ओके ऐसे करके, और इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें पता होता है अबाउट सिमेट्रिक एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो mr² होता है ना, ऐसे ये तो हमने निकाला हुआ है। लेकिन हमें क्या निकालना है, ये जो एक्सिस है रिंग की एक्सिस कैसे है बेटा, रिंग की एक्सिस है, मान लेते हैं ये रिंग है एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द रिंग, ऐसे है ना। वैसे तो डिस्क है, ये एज्यूम कर लो बेटा आप इसे रिंग है और ये सिमेट्रिक एक्सिस होती है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। लेकिन आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट द डायमीटर। डायमीटर का मतलब जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास रिंग है और ये जो एक्सिस है इसकी डायमीटर के अलोंग ऐसे करके, तो डायमीटर के अलोंग यदि ऐसे घुमाएंगे रिंग को, देन यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट है अबाउट डायमीटर, अबाउट डायमीटर, और आपको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर है क्या बात। तो देखो ये तो हो गया इसका साइड व्यू हो गया, है ना। अगर जो आप इसका डायग्राम बना लो, कैसे साइड व्यू के बाद इसमें देखो इस तरीके से आप इसका टॉप व्यू बनाओ। टॉप व्यू का मतलब ये तो हो गया इसका साइड व्यू, है ना, या 3D व्यू कह सकते हो। यदि आप इसे ऊपर से देखोगे तो ऊपर से कैसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। ये एक्सिस तो ये हो गई, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका होगा mr²/2, यही तो एक्सिस होती है इस एक्सिस के अबाउट। लेकिन अपने को क्या निकालना है, डायमीटर के अबाउट, यानी ऐसे निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन दो पैरेलल एक्सिस दो एक्सिस ले लेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस, मान लेते हैं दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज व्हाट, वाई एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा आपका जेड एक्सिस, क्लियर है क्या बात। तो देखो डायमीटर तो डायमीटर है ना। आप इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, है ना, डायमीटर के अबाउट निकालो, या ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, तो किसी भी डायमीटर के अबाउट यदि आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का निकालते हो तो सेम आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर जो ये आई एक्स को, दिस इज आई एक्स, इस एक्सिस के अबाउट आई एक्स, इस एक्सिस के अबाउट आई वाई, और इस एक्सिस को हम जेड मान लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा आई जेड। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ perpendicular, according to theorem of perpendicular axis, what is that, ix plus iy is equal to iz, but ix भी i के इक्वल है और iz iy भी i के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा बेटा i प्लस i, और iz मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बेटा, mr², तो दिस इज इक्वल टू 1/2 mr²। इसका मतलब रिंग के केस में, इसका मतलब रिंग के केस में यदि डायमीटर के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो, तो कितना आएगा बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी इक्वल टू हाफ mr²। जैसे ये रिंग है और रिंग को उसकी डायमीटर के अबाउट घुमाओगे एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी इक्वल टू व्हाट, हाफ mr² वुड बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो आप इसे बना सकते हैं, क्लियर है क्या बात, ऐसे करके घुमाएंगे। मैं एक बार इसका 3D डायग्राम भी बना देता हूं, जैसे कि ये रिंग है, ऐसे करके ये रिंग है ना, ये तो हो गया ऐसे, ये तो सिमेट्रिक एक्सिस हो गई। आपको इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकालना है, कितना होगा, 1/2 mr² इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है क्या बात। तो कॉपी कर लीजिए, है ना। इसी तरीके से अगर जो आपको मान लिया डिस्क के बारे में पूछे, है ना, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, है ना, लिख लीजिए पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स
डायमीटर, है ना। तो कैसे निकालेंगे बेटा डायमीटर के अलाउंग, पहले समझ लीजिए क्या है कि भाई मान लेते हैं हमारी डिस्क है ऐसे करके, दिस इज द डिस्क, क्लियर है। के बाद ये हो जाएगी इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस, सॉरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके अबाउट तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही होता है, लेकिन हमें वन ऑफ द डायमीटर के अबाउट इस तरीके से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्लियर है। के बाद तो मैं एक बार आपको समझा देता हूं फिर से कि अब तो ये डिस्क ही है ना, डिस्क का मतलब ये डिस्क है, तो आपको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे पता होता है बेटा, इसका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे पता होता है, कितना, हाफ mr²। लेकिन यदि डायमीटर के अबाउट यदि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आपको निकालना है, क्लियर है। क्या बात, अबाउट वन ऑफ द डायमीटर। दूसरी बात, यदि आप इसमें देखोगे कि ये एक डिस्क डायमीटर है, ये भी तो एक डायमीटर ही होगी, क्लियर है। के बाद ये भी क्या होगी, डायमीटर। और यदि आप टॉप व्यू देखो इसका, ये तो साइड व्यू हो गया, टॉप व्यू कैसे देखोगे कि ये डिस्क, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आएगा। डायमीटर तो डायमीटर है ना, सारी डायमीटर एक सी। और इसके अबाउट ये जो जेड एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कितना होता है बेटा, हाफ mr² होता है ना। ये तो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो इसे मान लेते हैं हम Ix, इसे मान लेते हैं हम Iy, और इसे मान लेते हैं हम Iz, या इसे ऐसे करके लिख सकते हो, दिस इज Ix, दिस इज Iy एंड दिस इज Iz, क्लियर है क्या बात। लेकिन सिमेट्री से कह सकते हो आप Ix और Iy क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरी बात, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है बेटा, Ix प्लस Iy इज इक्वल टू Iz। x और y का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस आर द सेम एंड दिस इज इक्वल टू mr²। सो व्हाट इज इट, दिस इज इक्वल टू 1/4 mr² इज द करेक्ट आंसर। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द डायमीटर। सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट वन ऑफ द डायमीटर, है ना। डायमीटर ये इस तरीके से, इस डायमीटर के अलाउंग इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 1/4 mr² होता है। जबकि यदि ये रिंग एज्यूम कर लें तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर जो होता है वो हाफ mr² इक्वल हो जाता है, क्लियर है क्या बात। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो, क्लियर है। दूसरा, अभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर जो कि प्लेनर बॉडी के लिए होती है, उसी की हेल्प से हम डिस्क, एक रेक्टेंगुलर प्लेट भी है ना, रेक्टेंगुलर प्लेट का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो रेक्टेंगुलर प्लेट देखो बेटा, रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर अबाउट द सेंटर ऑफ मास, है ना, अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, क्लियर है क्या बात। देखो जैसे कि भाई मान लेते हैं हमारे पास ये रेक्टेंगुलर प्लेट है। अब मैं इसका 3D डायग्राम बहुत सुंदर सा बना देता हूं ऐसे करके। ये रेक्टेंगुलर प्लेट है हमारी, क्लियर है। इसकी साइड एक तो A है, दूसरी साइड इसकी B है, क्लियर है क्या बात। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है। आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, क्लियर है क्या बात। ऐसे करके इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो यदि मैं इसका साइड व्यू बनाता हूं, है ना, यदि मैं इसका टॉप व्यू बनाता हूं तो कैसे होगा, देखो ध्यान से देखो। ये तो हो जाएगा साइड A, है ना, और ये हो जाएगी इसकी साइड B, क्लियर है क्या बात। तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, और इस एक्सिस के अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, क्लियर है क्या बात। तो ध्यान से देखो, जब हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि यदि आप इसे इस तरीके से ऑब्जेक्ट मान लेते हो, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देते हैं। ये हमारे पास A है और ये साइड हमारे पास कितनी है बेटा B, और ये सेंटर ऑफ मास है। तो यदि आप इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहते हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बेटा, सेम होगा जैसे एक रोड होती है और वो लेंथ B होती है। तो कितना हो जाएगा, mb²/12 हो जाएगा, क्लियर है क्या बात। इसी प्रकार से यदि ये दोनों एक्सिस क्या है, इस एक्सिस के अबाउट लिखना चाहते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे करके, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ma²
12 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है के बाद अब आपको निकालना है ये जो एक्सिस है ये कैसी है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है आपको, यानी कि ये है ना। तो इसे थोड़ी देर के लिए x मान लूं, थोड़ी देर के लिए इसे y मान लूं, है ना। तो ये आई वाई हो जाता है बेटा और ये आई एक्स हो जाता है। और आपको क्या फाइंड करना है, आई जेड फाइंड करना है। मैं आपको एक डेमो भी दिखा देता हूं। इसका मतलब क्या है कि जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो कैसे निकालना है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस, जैसे मान लेते हैं ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, और आपको इस एक्सिस के अबाउट इसे घुमाना है। क्लियर है क्या बात। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन को समझना मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल मोशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ में नहीं आती है ना, और उसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है तो वो समझ में नहीं आती है, तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस एक्सिस के बारे में क्या कहेंगे, ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से होकर के जाती है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना, परपेंडिकुलर लिखा है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रेक्टेंगल है और इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो यही वाली एक्सिस, तो इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जब ये घूमेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। क्लियर है क्या बात। तो कैसे करेंगे, देखो ये आई एक्स, ये आई वाई, आई जेड। तो अपने को क्या करना है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा देंगे, आई एक्स आई वाई इजकल टू आई जेड, है ना। दूसरी बात आई एक्स, यदि आपने इसे एक्स एक्सिस माना तो ये y हो जाएगा, और ये एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा, ये एक्स एक्सिस जेड एक्सिस हो जाएगा। तो आई एक्स की वैल्यू कितनी है, एम बी स्क्वायर बाई 12, आई वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, एम ए स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू आई जेड। सो व्हाट इज आई जेड, आई जेड इज इक्वल टू m by 12 b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ स्पेशल केस ऐसा दे सकता है, वो रेक्टेंगुलर प्लेट ना दे करके क्या दे दे, इफ प्लेट इज स्क्वायर, प्लेट इज स्क्वायर, यदि स्क्वायर है तो a और b क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, और आई जेड कितना हो जाएगा, m अपॉन 12 a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू m a स्क्वायर अपॉन 6 इज द करेक्ट आंसर। Okay, so this is the thing. In this way you can solve the question. Clear है के बाद। इसी रेक्टेंगल प्लेट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है। कैसे, अभी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने इस एक्सिस के से पूछा है, अभी वो पूछेगा कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल प्लेट परपेंडिकुलर टू द plane of the rectangle and passing through its one of its corner। इसका मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है। क्लियर है क्या बात, ये तो ए है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे होगी, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द plane of the rectangle and passing through one of its corner। यदि आप इस डायग्राम में दिखाओगे तो कहने का मतलब क्या है, ये एक्सिस जो है इट इज लाइक दिस। क्लियर है क्या बात, ऐसे करके है, तो ये दिस इज द एक्सिस, है ना। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए हमने कल ही जो मतलब कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, पासिंग थ्रू रेक्टेंगल प्लेट का परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड। क्लियर है क्या बात। इस तरीके से आपको रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ऐसे निकालना है ना, ऐसे घुमा रहे हैं इसे। तो देखो ये अब हमने कितना सपोज किया था ए, तो बेटा ये देखो, और ये कितना सपोज किया था बी। अगर जो ये ए है तो इस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आसानी से लिख सकते हैं। हमने पहले लिखा था कि ये रोड हो जाएगी, और रोड कैसी रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एंड से पास होने वाला, तो कितना होगा ये एम ए स्क्वायर, एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है ना, तो एम ए स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। दूसरी बात, यदि आप इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन एज्यूम कर लो इसे, है ना, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा। अब की बार रोड कैसे हो जाएगी,
इसे आप रोड इस तरीके की बी लेंथ की रोड मान सकते हो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे, ये रोड कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो ml/3 होता है, लेकिन यहाँ l की जगह क्या है b, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसका वो mb²/3 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए थी, लेकिन यदि आपको नहीं समझ में आती है तो आप हमारा इससे प्रीवियस लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 2 है वो आप देख सकते हो। ठीक है, अब हमें किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, अभी हम इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, यानी हम रेक्टेंगल प्लेट को इस तरीके से घुमा रहे हैं। इस तरीके से घुमाने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारी शीट है, ये रेक्टेंगल शीट है, ये ए है और ये बी है, और हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और हम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसे घुमा रहे हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आपको बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में क्लियर होना चाहिए। दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम क्या करेंगे, इसे एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसे एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसे वाई एक्सिस मान लेते हैं, ऐसे करके, है ना, या आप इसे करो, इसे एक्स एक्सिस मान लो, इसे वाई एक्सिस मान लो। ठीक है, तो एक्स वाई जेड, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जेड एक्सिस हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आई जेड। तो ये हो गया हमारी, इफ दिस इज आई एक्स एक्स एक्सिस देन दिस इज आई एक्स, यदि ये वाई एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस के अबाउट हो गया, आई जेड के अबाउट आपको निकालना है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस विच इज एप्लीकेबल फॉर प्लेनर बॉडी, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। बेटा आई एक्स कितने वैल्यू है, ma²/3 प्लस mb²/3 इज इक्वल टू आई जेड, implies that you can say that the moment of inertia about one of the corner of rectangle and perpendicular to the plane of the rectangle is given by m/3a² plus b², है ना। दोबारा से मैं बता देता हूं, स्पेशल केस में if a बराबर b then rectangle is converted into a square and the moment of inertia is given by 2ma²/3 is the correct answer। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को, परपेंडिकुलर थ्योरम वाले क्वेश्चंस को कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो थ्योरम है ये प्लेनर बॉडीज के लिए ही वैलिड है और किसी बॉडीज के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये है। तो नेक्स्ट हमारा टाइटल स्टार्ट होता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ने के बाद थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो आप हेडिंग डाल लीजिए बेटा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से। सो राइट डाउन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये जो पैरेलल एक्सिस, ये जो थ्योरम है ये सभी टाइप की बॉडीज के लिए वैलिड है। इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि ये प्लेनर बॉडीज के लिए या 3D बॉडीज के लिए, सभी बॉडीज के लिए है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, मान लेते हैं हमारे पास ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस तरीके से कोई बॉडी है और किसी भी टाइप की बॉडी है, और ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास बॉडी का यहाँ पर है। तो इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस सेंटर ऑफ मास एक्सिस से होकर जाने वाली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं हम ICM है। यानी कि इफ ICM इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, यदि इसके पैरेलल में, इस एक्सिस के पैरेलल में एक दूसरी एक्सिस है ना, ऐसे करके, और वो ये है, और उसके बीच में दूरी डिस्टेंस जो है वो d है, तो ये दोनों एक्सिस कैसी होंगी बेटा? पैरेलल होंगी। ये दोनों एक्सिस क्या है? ये पैरेलल एक्सिस हैं। बोथ एक्सिस 1 एंड एक्सिस 2, 1 and 2 आर पैरेलल, ये कंडीशन है। ये कैसी होगी बेटा? पैरेलल होगी। तो और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? d। यदि इसका सेंटर ऑफ मास के द्वारा जो एक्सिस पास होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, कैसे लिखेंगे बेटा?
इस यदि आपको आईसीएम मालूम है और दोनों एक्सिस पैरेलल हैं और उनके बीच की डिस्टेंस डी है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, I इज इक्वल टू आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। दिस इज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। दोबारा से बता देता हूं, इसका डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट रिजल्ट हम इसका यूज कर रहे हैं। आप प्रीवियस लेक्चर, आप अदर्स लेक्चर में जो अपने हैं है ना, उसमें डेरिवेशन इसका देख सकते हो। क्लियर है क्या बात? तो आप इसे डायरेक्ट यूज एज ए थ्योरम करेंगे। क्लियर है बात? समझ में आएगी बात? ये है, लेकिन बस आपको एक ध्यान रखना है, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, इट मस्ट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। क्लियर है बात? तो इसी पर हम क्वेश्चन करते हैं। पहले आप इसे एक बार कॉपी कर लीजिए, है ना, फिर क्वेश्चन करते हैं कुछ। जैसे कि सबसे पहला ही हम एग्जांपल लेते हैं रिंग का, है ना। रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कहां से, मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूं, जब भी आपको समझ में आएगा, है ना। मान लेते हैं ये हमारे पास रिंग है ऐसे, ठीक है बेटा, दिस इज ए रिंग, और ये रिंग है और इसके ये सिमेट्रिक एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। व्हाट इज एम? इसका मास एम और रेडियस आर मान लेते हैं। क्लियर है क्या बात? तो आपको एक एक्सिस ऐसी है जो इसी के पैरेलल है। ये एक्सिस कैसी है बेटा? ये जो एक्सिस है रिंग की, जो एक्सिस है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। ये कैसी है बेटा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, है ना, एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास या मिड से जा रही है। हमारी दूसरी जो एक्सिस होगी जिसे हमें निकालना है वो इसके पैरेलल है, और दिस एक्सिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू द सर्कमफेरेंस, या टेंजेंशियली पास हो रही है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देना है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम बना देता हूं, एक मॉडल समझा देता हूं कि भाई मान लेते हैं हमारे पास ये डिस्क है ना। अगर जो हमारे पास डिस्क है तो इस डिस्क का रिंग है, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, इसे रिंग एग्ज्यूम कर लीजिए, वैसे तो डिस्क है ना, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। लेकिन हमारी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है? वो परपेंडिकुलर, ये प्लेन है रिंग का, और जो डिस्क की जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। What is the angle between plane and this axis of rotation is 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर है, और कहां से पास होके जा रही है? ये इसके सर्कमफेरेंस से या टेंजेंशियली पास होके जा रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है आपको? इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग को इस तरीके से आप घुमा रहे हो। क्लियर है क्या बात? तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, इसकी चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो ये एक्सिस देखो बेटा, ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से होके जा रही है, बहुत अच्छी बात है, फिर तो हो गया काम। कैसे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट वो कितना है? आईसीएम इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? डी इज इक्वल टू आर, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, और ये हमें आई निकालना है। क्लियर है क्या बात? मैं इसका ये तो साइड व्यू है, टॉप व्यू भी आपको बना के दिखाता हूं कैसे, कि भाई ये रिंग है हमारी, ये सेंटर ऑफ मास है, दिस इज सेंटर ऑफ मास। इसके अबाउट तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है, कितना होता है बेटा? आईसीएम इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। लेकिन आपको निकालना क्या है? ये एक्सिस के अबाउट तो पता है, एक पैरेलल एक्सिस है जो इस पॉइंट से होकर के जा रही है, और ये डिस्क, ये जो रिंग है, ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही है। तो ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है बेटा? डी इज इक्वल टू आर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? डी, तो ये वाला आई, इसलिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, यानी कि आई सी एम तो बेटा एम आर स्क्वायर है, और एम डी भी कितना है यहाँ पे? आर, तो इट इज इक्वल टू 2mr स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग about an axis perpendicular to the plane of the ring and passing through one of its corner or passing through the circumference। अब हम सेम कॉन्सेप्ट जो अप्लाई कर सकते हैं वो डिस्क के लिए भी हम सोच सकते हैं। डिस्क के लिए देखो बेटा, डिस्क के लिए, है ना, डिस्क में भी सेम केस बन सकता है क्या? सपोज दिस इज अ डिस्क, ये डिस्क है हमारी ऐसे करके, और ये सेंटर ऑफ मास है,
और इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बहुत अच्छे से पता होता है ना, तो इसे मैं ICM लिख सकता हूँ एंड दिस इज इक्वल टू mr²/2 होता है। लेकिन आपको यहाँ पर नहीं निकालना है, आपको कैसे निकालना है, एक एक्सिस है ऐसे करके जो कि इसके कॉर्नर से यानी कि एंड से यानी टेंजेंशियली पास होती है एंड इट इज पैरेलल टू दिस एक्सिस एंड यू कैन से दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो दोनों, यदि आप टॉप व्यू देखोगे, टॉप व्यू देख करके तो अच्छा लगता है, समझ में भी आता है। कैसे मान लेते हैं, ये डिस्क है आपकी बार और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है बेटा, यहाँ पर है। तो इस एक्सिस के अबाउट यानी कि ICM हो गई, इसके अबाउट जो ICM है वो कितना है, mr²/2 होता है बेटा डिस्क का। लेकिन आपको क्या निकालना है, एक दूसरी एक्सिस इस तरीके से है और दोनों एक्सिस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के बीच के डिस्टेंस कितनी है बेटा, r है। क्लियर है? के बाद द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। तो बेटा इसके अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, I इज इक्वल टू ICM प्लस md², ICM mr²/2 प्लस mr² एंड द आंसर इज 3/2 mr² इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात? तो ये वाला क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा वो इसमें कभी कभी घुमा देता है। ये तो अबाउट एंड वन कॉर्नर है, वो क्या दे देगा आपको, डिस्क तो दे देगा, है ना, डिस्क तो दे देगा। सपोज दिस इज अ डिस्क और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास तो हमें पता ही है कितना होता है, ICM होता है आपका mr²/2 होता है ना। क्लियर है क्या बात? लेकिन वो एक्सिस इसके परपेंडिकुलर ही देगा, लेकिन वो कॉर्नर से पास नहीं होती, बल्कि मान लिया कुछ डिस्टेंस इस तरीके से, है ना, कुछ डिस्टेंस r/4 मान लेते हैं दोनों के बीच के डिस्टेंस। दोनों के बीच के डिस्टेंस कितनी है बेटा, r/4। तो इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। क्लियर है क्या बात? ये तो टॉप व्यू है, जैसे मैं टॉप व्यू बना देता हूं दोबारा से टॉप व्यू का मतलब क्या मान लेते हैं, सपोज दिस इज अ डिस्क और ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अपने को पता होता है और जो ICM होता है वो mr²/2 होता है। लेकिन आपके पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इसके पैरेलल तो है, लेकिन इस पॉइंट से होकर के जा रही है और इसके अबाउट जो है रोटेशन कर रहा है मोशन। तो इसके अबाउट कितना मान ले हम, I मान ले। दोनों के बीच की डिस्टेंस d की वैल्यू r/4 गिवन है। क्लियर है क्या बात? यानी दोनों के बीच ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d वो कितनी हो जाएगी, r/4। तो I निकाल लेंगे हम बेटा। I कितना आएगा बताओ, I इज इक्वल टू ICM प्लस md² लिख सकते हैं। ICM कितना हो गया, mr²/2 m एंड d इज r/4। वो d की वैल्यू चेंज कर देता है, r/8 भी दे सकता है, r/6 भी दे सकता है। तो देन अकॉर्डिंग टू दैट यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम। दिस इज 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा, mr²/16, 9mr/16 इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द केस एंड यू कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। क्लियर है क्या बात? ऐसे भी आप कर सकते हो। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की हेल्प से आप इसे निकाल सकते हो। दूसरा देखो, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से और कैसे क्वेश्चन बनता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगुलर प्लेट कैसी है बेटा, सपोज ये रेक्टेंगुलर प्लेट है ना, टॉप व्यू ही डायरेक्ट बना देता हूं मैं। सपोज इसकी जो ये वाली साइड है ये कितनी है, A है, और ये वाली साइड कितनी है बेटा, B है। तो ये तो हो गया सेंटर ऑफ मास। तो बेटा अभी भी हमने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर की हेल्प से इस सेंटर ऑफ मास का अपन ने क्या निकाला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। तो ICM जो था वो कितना आया था, वो आया था ma²/12 प्लस mb²/12। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। क्लियर है क्या बात? लेकिन हमने इस एक्सिस के अबाउट भी निकाला था। देखो ये तो एक एक्सिस हो गई, एक ये दो एक्सिस हो गई। तो इस एक्सिस के अबाउट, यदि इस एक्सिस के अबाउट आप घुमाते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आता है। इफ यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स कॉर्नर,
क्लियर है क्या बात? तो ये वाला सवाल आपको करना है। वैसे तो ऑल्दो वी हैव कैलकुलेटेड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया in the theorem of perpendicular axis, but with the help of the parallel axis we can also calculate। कैसे? देखो, एक तो एक्सिस ये है ना, एक एक्सिस ये है, तो बेटा दोनों ही क्या एक्सिस है, पैरेलल है, और दोनों के बीच के डिस्टेंस d मान लेते हैं अपन। तो बेटा यदि ये I है, यदि ये ICM है और ये I है, तो बेटा I जो होगा वो क्या होगा, ICM प्लस MD स्क्वायर अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ICM कितना है बेटा, m/12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस m। बेटा d स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो d स्क्वायर यदि आप चाहो तो निकाल सकते हो, कैसे, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ये a/2 है, सॉरी ये आधा जो डिस्टेंस होगा b/2 होगा और ये आधा जो डिस्टेंस होगा ये a/2 होगा। तो d की वैल्यू लिख सकते हैं ना अपन, क्या, √a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर। तो जब यहाँ पे m इंटू डी स्क्वायर लिखोगे तो रूट का क्या बन जाएगा, d स्क्वायर, है ना। यहाँ से देखो बेटा, d स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4। तो d स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4 आ जाता है। क्लियर है क्या बात? थोड़ा इसे कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे ma स्क्वायर बाई 12 और यहाँ से ma स्क्वायर बाई 4 कॉमन लेंगे और इसके साथ mb स्क्वायर बाई 12 प्लस mb स्क्वायर बाई 4 कॉमन लेंगे। जब आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो ma स्क्वायर बाई 3 प्लस mb स्क्वायर बाई 3 सेम आता है जैसा कि हमने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में किया था। तो पैरेलल एक्सिस से भी सेम ही आना चाहिए था और आ भी रहा है। तो इस तरीके से आप इसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्लियर है क्या बात? और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, है ना। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास रोड था, है ना, रोड का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था और दोनों ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे। कैसे? अबाउट वन एंड भी निकाला था। मान लेते हैं रोड का मास कितना m है और लेंथ कितनी है l है। अबाउट वन एंड जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो ml स्क्वायर बाई 3 आया था। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और यदि आपने इसे निकाला हो, इसका बीच से मिड पॉइंट से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो ml स्क्वायर बाई 12 आया था। तो यदि आपको इसके सेंटर ऑफ मास, ये तो मिड पॉइंट तो इसका सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आपको पता है कितना, ml स्क्वायर बाई 12। यदि आप इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन कॉर्नर निकालना चाहते हो और आपको सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस है वो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ml स्क्वायर बाई 12, तो और ये दोनों एक्सिस क्या होंगी बेटा, ये दोनों एक्सिस पैरेलल होंगी। पैरेलल कैसे होंगी, मैं इसका टॉप व्यू बना के दिखा देता हूँ कि ये तो ऐसे है, ये ऐसे है। मान लिया एक एक्सिस ऐसे है और इस एक्सिस के अबाउट रोड ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है और ये एक्सिस ऐसे है तो ये रोटेट कर रहा है। तो ये दोनों एक्सिस क्या है बेटा, एक दूसरे के पैरेलल, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, d इज इक्वल टू l बाई 2 इज द करेक्ट आंसर। तो दोनों के बीच के डिस्टेंस कितनी है, d इज इक्वल टू l बाई 2 है। तो बेटा i नहीं निकल जाएगा, ये तो i cm हो गया, इस एक्सिस के अबाउट तो है, और ये भी पैरेलल एक्सिस है, इसके अबाउट i हो गया और दोनों के बीच में डिस्टेंस d हो गई। तो क्या बताया है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ने, i इज इक्वल टू ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर। ICM की वैल्यू कितनी है बेटा, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m, डिस्टेंस बिटवीन दैम इज l बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ml स्क्वायर 1/12 प्लस 1/4। क्लियर है क्या बात? तो कितना जाएगा बता दो आप, दिस इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3। ये तो आना ही चाहिए था। अबाउट वन कॉर्नर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ml स्क्वायर बाई 3 होता है। ऐसा तो हम डिस्कस भी पहले कर चुके हैं। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आप इसे कर लोगे, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। अब देखो और क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस की हेल्प से। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है ना। सॉलिड स्फीयर कैसे, दिस इज द सॉलिड स्फीयर और इसका सेंटर ऑफ मास कितना है, बीच में है, मास कितना है m, रेडियस कितनी है r, इस तरीके से दे रखा है। यदि आपसे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए
अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट, ऐसे करके। तो बेटा ये सेंटर ऑफ मास भी है और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको कल बताया था इससे प्रीवियस लेक्चर में, इट इज इक्वल टू 2/5 mr² इज द करेक्ट आंसर। तो यही होता है। जबकि सॉलिड स्फीयर के साथ में मैं यहाँ पर होलो स्फीयर भी लिख देता हूँ। क्लियर है क्या बात? होलो स्फीयर अंदर से खोखला होता है, जैसे किरमिच की बॉल होती है, हम खेलते हैं, बट सेंटर ऑफ मास तो यही होगा। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 2/3 mr² होता है। लेकिन वो क्या पूछता है? वो पूछता है कि यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर अबाउट एन एक्सिस विच पासिस थ्रू इट्स टेंजेंट, है ना। कैसे? दूसरी एक्सिस क्या है बेटा? टेंजेंट से पास होकर के जा रही है। तो इसके अबाउट दूसरी एक्सिस क्या है बेटा? टेंजेंट के अबाउट पास होकर जा रही है और इसके अबाउट आपको क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसका मतलब क्या है? ये तो ऐसे है और जो गोला है वो इसके चारों ओर क्या कर रहा है बेटा? मोशन कर रहा है, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? तो देखो ये आई तो अपने को निकालना ही है ना। तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? d इज इक्वल टू r होगी, है ना। तो यहां से लिख देंगे अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम I इज इक्वल टू ICM प्लस m इंटू d²। दिस इज ICM। तो ICM कितना बेटा? 2/5 mr² प्लस बेटा m इंटू d² कितना है? m इंटू r²। सो व्हाट इज द आंसर? दिस इज 7/5 mr² is the correct answer. So this is the moment of inertia of solid sphere passing through and about an axis passing through its tangent, है ना। इसी तरीके से इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा? ICM प्लस md² होता है। ICM की वैल्यू 2/3 mr² प्लस m इंटू d² की जगह r², एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? दिस इज इक्वल टू 5/3 mr² इज द करेक्ट आंसर। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो बेटा और ध्यान से देखो, हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिख लो, एक प्रॉपर क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू x dash as shown in figure। कैसे shown in figure है बेटा? देखो ध्यान से देखो कि हमारे पास क्या है? 4 सॉलिड स्फीयर है। कैसे? 2 सॉलिड स्फीयर तो इस तरीके से लगे हुए हैं और 2 सॉलिड स्फीयर, सॉरी गलत बना दिया मैंने, 2 सॉलिड स्फीयर तो हमारे पास इस तरीके से लगे हैं और ये एक एक्सिस हो गई, और एक सॉलिड स्फीयर इस तरीके से लगा हुआ है और एक सॉलिड स्फीयर इस तरीके से लगा हुआ। सो दिस इज द x डैश। इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके होगा। तो ये ऐसे घूम रहा है। तो मास कितना है सॉलिड स्फीयर का? m, और रेडियस कितनी है बेटा? r। अब ध्यान से देखो ये क्या हो गया? दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, चारों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस के निकाल लेंगे और उन्हें ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। दूसरी बात, बोर्ड पे देखो ध्यान से कि अगर जो ये सॉलिड स्फीयर है, कैसे स्फीयर है बेटा? ये सॉलिड स्फीयर है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है ये इसके सेंटर ऑफ मास से होते जाती है, ये भी इसके सेंटर ऑफ मास से होके जाती है। तो इसका मतलब ये तो यही वाला केस हो गया। तो इस सॉलिड स्फीयर और पहले वाले, है ना, इसका नंबरिंग कर देता हूं मैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेम होगा और कितना होगा? 2/5 mr² के इक्वल होगा। नहीं आई बात समझ में? अब बात आती है किसकी? ये जो सॉलिड स्फीयर है इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 और 4 जो सॉलिड स्फीयर है उनका सेम होगा, लेकिन कितना होगा? वो सेंटर ऑफ मास से होके नहीं जा रही, बल्कि वो किससे होके जा रही है? टेंजेंट से होके जा रही है। और टेंजेंट अगर जो ये सॉलिड स्फीयर इस तरीके से ऐसे है और हमें इसके अबाउट सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ऐसी तो निकालेंगे। I इज इक्वल टू ये ICM हो जाएगी प्लस md² और कितना जाएगा? 7/5 mr² आ जाएगा। तो इसका भी इतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बेटा और इस बॉडी का भी इतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो 2 टाइम्स कर दूं मैं, 2 टाइम्स कितना? 7/5 mr² इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 18/5 mr² इज द
करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, AIPMT में पूछा जा चुका है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या बात? एक बार इसे कॉपी कर लो आप। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन। हमें इस लेक्चर में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के अपने को निकालने हैं, है ना। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास सिस्टम ऑफ रोड है ना। क्या है बेटा? सिस्टम ऑफ रोड्स ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कैसे? सिस्टम ऑफ रोड्स है, तो सिस्टम ऑफ रोड कैसे है? इस तरीके से 4 रोड है ना। 4, एक रोड ये बेटा, एक रोड ये और एक रोड ये और एक रोड ये। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके निकालना है। ठीक है, तो देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ईच रोड हैज मास m और लेंथ है। लेंथ कितनी है बेटा? हर एक रोड की l है, और मास कितना है m, और ये कहां पर होगा? इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर। तो यदि आप देखोगे कि रोड है और इसके बीच में से अगर जो एक्सिस पास होती है और ये रोड ऐसे ऐसे घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12 होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ना। कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो स्टैंडर्ड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो आपको क्या होने चाहिए? याद ही होने चाहिए। तो आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दिस इज अ सिस्टम ऑफ रोड। फर्स्ट रोड मान लेते हैं, सेकंड रोड मान लेते हैं, थर्ड और फोर्थ रोड मान लेते हैं। यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through the midpoint, passing through this point O and perpendicular to the plane। ध्यान से रखना है, क्वेश्चन लिख लो चाहे। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम ऑफ रोड अबाउट एन एक्सिस perpendicular to the plane and passing through its midpoint। ऐसे midpoint या सेंटर ऑफ मास भी बोल सकते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर जो मान लिया एक रोड है और ये ऐसे करके ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? इसके बीच की डिस्टेंस है l/2। तो ध्यान से देखो, अगर जो ये I सेंटर ऑफ मास I एक्सिस है और आपको एक दूसरी एक्सिस जो कि इसके पैरेलल है, ऐसे समांतर है, दोनों पैरेलल है, तो इसके अबाउट तो आपने को पता था ऐसे है, तो इसके अबाउट यदि ये रोड ऐसे घूमेगी तो कितना होगा? तो क्या निकालेंगे? ICM। ये तो आपका सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मान लें हम? I मान लें बेटा। तो I = ICM प्लस, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? D। तो I क्या लिखेंगे? I = ICM प्लस m × d²। और D की वैल्यू कितनी है बेटा? Here the value of D is l/2। क्लियर है कि बात? दूसरी बात, यदि आप इस रोड को देखोगे, है ना, इस वाली रोड को, ये वाली रोड कैसे है? ये वाली रोड तो इस तरीके से है। तो बेटा ये सेंटर ऑफ मास है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, और दूसरा इसके बीच में ये वाला पॉइंट है ना, तो ये भी एक्सिस क्या है? इसके ये दोनों एक्सिस क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और दोनों के बीच में D कितनी होगी बेटा? l/2 होगी। सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सेम ऐसा ही होगा इस एक्सिस के अबाउट। ये तो ICM हो गया, ICM कितना है? ml²/12। और इसके अबाउट जो I होगा वो कितना आएगा बेटा? इसके अबाउट I मान लेते हैं, I would be equal to ICM प्लस m × d² इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से ये वाली और ये वाली, तो इसका मतलब देयर आर 4 रोड्स whose moment of inertia is one of the moment of inertia is given by ICM plus md²। तो बेटा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 4 टाइम्स ICM प्लस m × d² वुड बी द करेक्ट आंसर। और ICM कितना है बेटा? ml²/12 एंड d कितना है बेटा? l/2 का स्क्वायर है। क्लियर है क्या बात? तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। 4ml², यह आ गया 1/12 प्लस 1/4 आ जाता है। क्लियर है क्या बात? दिस इज 4 से 4 कट जाएगा, ml² है ना, और यहाँ पे कितना आएगा? 3 + 1, तो कितना आ गया? 4/3 ml² इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पासिंग थ्रू द center of mass of the system of roads and perpendicular to the plane of the road। So this is the way how you would solve the question। क्लियर है क्या बात? दूसरा क्वेश्चन और लिख लीजिए, है ना। कैसे कि मान लेते हैं, क्वेश्चन लिखो बेटा, प्रॉपर क्वेश्चन लिखो, जब भी आपको समझ में आएगा, है ना। रोड का है, जैसे कि मान लेते हैं, मैं क्वेश्चन के अब एक पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा अपने पास
कि यदि ये रोड है, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोले तो इंपॉर्टेंट। यदि ये रोड है मास m की और इसकी लेंथ कितनी है बेटा, l है, क्लियर है क्या बात। तो अबाउट वन एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा, ml²/3 होता है। ये तो अपने को क्लियर है। एक रोड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ml²/3 होता है। लेकिन यदि ये रोड सीधी सीधी ना हो, मान लीजिए तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये रोड एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ एंगल थीटा बनाए, मास कितना है m, मास तो इसका सेम है और लेंथ कितना है l, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो आपको देखना कैसे कैसे कंसीडर करोगे, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान लिया रोड ऐसे रखी थी और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था और ये इसके अराउंड ऐसे घूम रहा है ऐसे करके, तो ml²/3 हो गया। लेकिन ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये रोड ऐसे है और इसी एक्सिस पे रखी है। कैसे, ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई और रोड कहाँ रखी है बेटा, इसी पे रखी है। बेटा बता सकते हो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका 0। क्यों, क्योंकि सारा का सारा मास जो रखा हुआ है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही रखा हुआ है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसी भी पॉइंट मास की डिस्टेंस जो है वो 0 है, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है 0। तो आप क्या करेंगे, यदि आपको इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो व्हाट यू विल डू, यू विल रिजॉल्व दिस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पैरेलल टू द एक्सिस, ऐसे करके, ठीक है। तो अगर जो L है तो डिस्टेंस कितनी होती है, L sin थीटा, और ये कितनी होती है बेटा, ये तो L cos थीटा हो जाएगी। तो इस L cos थीटा के कारण हम, वैसे तो इसका तरीका दूसरा है सॉल्व करने का, लेकिन ये शॉर्टकट है ना। तो ये कितना हो जाएगा, L cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा बेटा, L sin थीटा हो जाएगा। तो यदि आप इसे इस तरीके से माने, इस एक्सिस के अबाउट, है ना, ये जो रोड होगी मास m की, लेंथ l की, लेकिन उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L sin थीटा हो जाएगी। सो दिस रोड कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस रोड ऑफ लेंथ L sin थीटा एंड मास m इन दिस वे। नाउ यू कैन अप्लाई द सेम फॉर्मूला विच इज इक्वल टू ml²/3। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो कितना आएगा, 1/3 ml' आ जाएगा। यहाँ पर m/3 l' कितना है बेटा, यहाँ पर हो जाता है l, दिस इज इक्वल टू l एंड दिस इज l sin थीटा, L sin थीटा का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाता है बेटा, 1/3 ml² sin² थीटा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोड इफ it makes some angle with the axis of rotation, है ना। आप वेरीफाई कर सकते हैं क्या, if थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यदि हम इसमें 90 डिग्री रख दें तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया इस केस में, ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा, द आंसर वुड बी इक्वल टू 1/3 ml², सिंस sin 90 इज इक्वल टू 1। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन और लिख लेते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है देखो, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक L लेंथ का वायर है ना। क्वेश्चन लिख लो बेटा, इफ ए वायर ऑफ लेंथ L एंड मास m, इफ ए वायर ऑफ लेंथ L मास m इज बेंड इनटू ए सेमी सर्कुलर रिंग। इस वायर से आपने क्या बना दिया, सेमी सर्कुलर रिंग बना दिया ऐसे करके, ठीक है। अगर जो आप सेमी सर्कुलर रिंग बना देते हो ऐसे करके, तो नाउ ये आपकी एक्सिस है x एंड x डैश ऐसे कर, या AB एक्सिस है, तो इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्लियर है के बाद, यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट दिस एक्सिस, है ना, विच पासिस थ्रू द डायमीटर ऑफ द रिंग। क्लियर है के बाद, तो देखो कैसे निकालेंगे। अगर जो आपको इसका निकालना है तो आप ध्यान से देखो कि भाई जो रिंग होती है ये तो पूरी रिंग होती है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है बेटा, इस एक्सिस के अबाउट होता है mr², है ना। और यदि डायमीटर के अबाउट निकालें तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से निकाली थी हमने। इस एक्सिस के अबाउट, डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का, है ना, ये क्या है बेटा, रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, और ये है पूरी रिंग, है ना, सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। रिंग कितना होता है, 1/2 mr²। लेकिन मैंने आपको कल ही बताया कि इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि mr²/2 है
तो यदि आप नीचे वाला पोर्शन साफ भी कर दोगे और सेमी सर्कुलर रिंग बना दोगे तो इस एक्सिस के अबाउट अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 1/2 mr² ही आएगा। क्लियर है क्या बात? तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना आएगा बेटा, इस सेमी सर्कुलर रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, I = m, इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा बेटा, I = mr²/2 आंसर आएगा। क्लियर है क्या बात? लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था, क्वेश्चन में दिया हुआ था वायर, और वायर कैसा, वायर है लेंथ l का और मास m का, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया 1/2 mr²। तो बेटा मास बॉडी का तो ठीक है, लेकिन जो इसकी रेडियस है वो तो हमें पता ही नहीं है। क्लियर है क्या बात? तो बेटा इसकी रेडियस कितनी होगी ये अपने को थोड़ा सा बताना पड़ेगा। कैसे, ये टोटल लेंथ कितनी है बेटा, l, और यदि इसकी रेडियस हम r मान लें तो l = πr होगी। सेमी सर्कमफेरेंस से सर्कमफेरेंस का आधा है तो लेंथ कितनी होगी, πr, इंप्लाइज दैट रेडियस = l/π। और इस एक्सिस के अबाउट यानी कि डायमीटर ऑफ रिंग है कि अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr² के इक्वल होता है। 1/2 m, r की जगह क्या लिख देंगे, l/π का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू ml²/π²। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। क्लियर है बात? तो ये बात है ना। दूसरा एक आसान क्वेश्चन और करते हैं हम, है ना। क्वेश्चन कैसे है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ रोड निकालना है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं रोड है आपके पास, ठीक है, ये रोड है, तो इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट तो पता था अपने को, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/3। लेकिन सिस्टम में क्या है, एक रोड तो इस तरीके से लगा दी और एक रोड नीचे लगा दी, ऐसे लगा दिया, है ना। तो दोनों का मास कितना है, m, लेंथ कितनी है, l, इसका भी मास कितना है, m, लेंथ कितनी है, l। तो इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो निकाल देंगे कैसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी और ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना होगा, ml²/3, और इसका भी ml²/3। तो टोटल हो जाएगा 2 × ml²/3 इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्लियर है क्या बात? और दूसरा करते हैं हम। दूसरा पोर्शन क्या है, हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसका, ट्राइगोनल प्लेट का, ट्राइगोनल प्लेट। क्लियर है क्या बात? ट्राइंगुलर प्लेट। तो ट्राइंगुलर प्लेट कैसी है, देखो ध्यान से देखो, मान लेते हैं, वैसे तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसे एक्सप्लेन किया था, फिर भी थोड़े से मान लेते हैं। मान लिया ट्राइंगुलर प्लेट है और राइट एंगल ट्राइंगुलर प्लेट है, थोड़ी देर के लिए ये इसकी A है और इसकी हाइट h है ना, ऐसे करके। तो यदि आप इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो, यानी कि ये ट्राइंगुलर प्लेट है और इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर दिए, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है कैलकुलेट करने के बाद आता है, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है क्या, दिस इज इक्वल टू mh²/6 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात? कैसे, ट्राइंगुलर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी साइड के अबाउट निकालना है, तो उस साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो mh²/6 होगा, जहां m तो क्या है, मास है, और h इज द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर है क्या बात? तो देखो, जैसे कि मान ले आपको इस साइड के अबाउट निकालना है, ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस साइड के अबाउट निकालना है, तो ट्राइंगुलर प्लेट की हाइट कितनी होगी अब की बार, a, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो ma²/6 आ जाता है। क्लियर है क्या बात? फॉर एग्जांपल यदि आप देखो, मान लेते हैं ट्राइंगुलर प्लेट है, ट्राइंगुलर प्लेट इस तरीके की प्लेट है, थोड़ा सा डिफरेंट ही बना लेते हैं थोड़ा, है ना, और ये ट्राइंगुलर प्लेट है ऐसे, और इस एक्सिस के अबाउट यदि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मास कितना है इसका, m, और ये हाइट आपको दी हुई है, इस बेस से परपेंडिकुलर हाइट यदि आपको दी हुई है ना, साइड A है मान लेते हैं, ये वाली साइड, ये साइड B है ना, मान लेते हैं ये दिया हुआ है ना, लेकिन इसका कोई यूज तो होगा नहीं, है ना, और मान लेते हैं ये C है। तो ट्रायंगुलर प्लेट की साइड क्या है बेटा, A B C है,
और ये वर्टिकल हाइट आपको दी हुई है ना, ये परपेंडिकुलर हाइट दी है। इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू 1/6 mh² के इक्वल होगा। बस वो ए बी सी पर डिपेंड करता ही नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। और देखो एक होती है हमारे पास एनुलर डिस्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनुलर डिस्क, एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कई बार नीट और जेईई मेन एग्जाम में पूछा गया है। व्हाट इज एनुलर डिस्क? एनुलर डिस्क, एनुलर डिस्क क्या होती है? डिस्क तो होती है बेटा कंप्लीट, जैसे मान लेते हैं डिस्क है, यदि डिस्क ये सेंटर ऑफ मास है, यदि डिस्क का थोड़ा सा पोर्शन हम रिमूव कर दें बीच का, क्लियर है क्या बात, ऐसे करके, तो मटेरियल कहाँ पर है बेटा? दिस इज द मटेरियल, बीच में से खाली है ना, और इनर रेडियस इसकी R1 मान लेते हैं, आउटर रेडियस इसकी R2 मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एनुलर डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। 3D में यदि हम बनाएंगे तो 3D में कैसे बनेगा? 3D में ऐसे बनेगा, क्लियर है क्या बात? ये आपको एनुलर डिस्क है और दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे करके एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है ना। ये इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस कितनी है इसकी बेटा? R2 है, क्लियर है बात? तो देखो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन की हेल्प से करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, है ना। जैसे हमने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाला था, है ना, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखना कि डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो हमने कैसे निकाला था। मान लेते हैं कि ये तो रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है ना। x डिस्टेंस पर dx विथ की एक एलिमेंटल रिंग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बेटा? x डिस्टेंस पे dx विथ की एलिमेंटल रिंग मान लेते हैं, और इसका मास कितना मान ले बेटा? dm मान लेते हैं। तो हमें पूरी डिस्क का तो नहीं मालूम, लेकिन एलिमेंटल रिंग जिसकी रेडियस कितनी है? x है, और मास कितना है बेटा इसका? dm मास है, ऐसे करके मास कितना है? dm। तो इस एलिमेंटल रिंग का एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एटलीस्ट हम लिख सकते हैं, और वो कितना होगा? dm इंटू x²। फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा x² इंटू dm। बस दिक्कत क्या है कि हमें इस dm मास को x के टर्म्स में लेकर के आना है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। मान लेते हैं इसका मास कितना है बेटा? m है ना, रेडियस R1 और R2। तो सबसे पहले आप मेरे को इसकी सरफेस मास डेंसिटी बताओ। सरफेस मास डेंसिटी बता सकते हो कितनी होगी? सरफेस मास डेंसिटी होती है सिग्मा इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो इसका मास कितना है डिस्क का? m, और बेटा इसका एरिया बता सकते हो कितना होगा? एरिया वुड बी इक्वल टू दिस, ये एरिया होगा कितना? टोटल एरिया कितना है? πr² और अंदर एरिया नहीं है तो -πr1² हम कर देंगे। तो दिस इज व्हाट? दिस इज द सरफेस मास डेंसिटी फॉर दिस डिस्क। क्लियर है क्या बात? दूसरा, अब हम बात करते हैं डीएम की। डीएम इज व्हाट? डीएम इज द मास ऑफ दिस रिंग। तो मास कैसे निकालेंगे बेटा? इसकी विड्थ कितनी है? इसकी विड्थ है आपके dx, और इसकी लेंथ कितनी है? मैंने बताया था इसका मास निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप यहाँ कट लगाओगे और इसे खोल दोगे। जब आप इसे खोलोगे तो कैसे बन जाएगी बेटा? ये रेक्टेंगुलर प्लेट टाइप की बन जाएगी, है ना। और इसकी विड्थ कितनी होगी बेटा? dx, और इसकी लंबाई कितनी होगी? 2πx। लेंथ कितनी है इसकी? 2πx। नहीं आई बात समझ में? ऐसे करके, है ना। तो इसका बेटा dA कितना आ जाएगा? एलिमेंटल एरिया लेंथ इंटू विड्थ, यानी 2πx इंटू dx। आगे बात समझ में? इस तरीके, इसलिए हम dm लिख सकते हैं। dm क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू dA, है ना। सिग्मा क्या होता है बेटा? सिग्मा जो होता है वो kg पर मीटर स्क्वायर में होता है, और यदि इसे मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो मास आ जाता है। यानी कि यदि आपको सरफेस मास डेंसिटी किसी सरफेस की पता है तो उसके एरिया से मल्टीप्लाई करके उसका मास आ जाएगा। इसलिए बेटा dm कितना होगा? dm विल बी इक्वल टू, है ना, यहाँ लिख देता हूँ,
इसलिए ये तो हो गया सरफेस मास बेंडिंग सिग्मा, इसलिए dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, और सिग्मा की वैल्यू कितनी है बेटा m अपॉन पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और डी ए कितना है बेटा 2 पाई x इंटू डी एक्स। देखो यहाँ से ध्यान से पाई उड़ जाएगा और बचेगा 2mx और नीचे बचेगा कुछ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और dm की जगह क्या लिखें बेटा m अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x इंटू डी एक्स। ये आ गया, थोड़ा सा हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना m इंटू 2 कॉमन आ जाता है और डिवाइडेड में r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा बिकॉज इट इज कांस्टेंट। क्लियर है क्या बात? और अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर बचेगा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, है ना। अब देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी एक्स की, है ना। लिमिट जो वेरी करेगी, जो x होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये था x, और x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेरी कर रहा है, यानी r1 से r2 तक वेरी कर रहा है। x कहाँ से कहाँ तक होगी, ये छोटी छोटी रिंग कहाँ से कहाँ तक होगी, एक ये रिंग होगी, एक ये छोटी छोटी रिंग होगी, और सबसे लास्ट में भी रिंग होगी, सबसे शुरू में भी रिंग होगी। रिंग कहाँ नहीं होगी, अंदर नहीं होगी, तो x की वैल्यू कहाँ से, r1 से, x की वैल्यू r1 से r2 तक चलेगी। तो लोअर लिमिट तो r1 हो जाएगी, अपर लिमिट r2 हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2m अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर ये हो जाएगा, और x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज इक्वल टू x की पावर 4 अपॉन 4 फ्रॉम r1 टू r2 स्क्वायर। अब देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे m इस 2 से 4 से कट जाएगा, तो m अपॉन 2 r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो बेटा r2 की पावर 4 आ जाएगा, माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे माइनस लगा के तो r1 की पावर 4। आगे बात समझ में? दूसरा, ये r की पावर 4 और r2 की पावर 4 को हम क्या लिख लेंगे, ये लिख सकते हैं हम r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a प्लस बी और a माइनस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखो इट वुड बी कैंसिल आउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा बेटा m, और यहाँ से बचेगा केवल r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा बेटा, नीचे आ जाएगा 2। नहीं आई बात समझ में? सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एनुलर डिस्क। इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे तो डेफिनेटली नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी इजी, बिकम्स इजी, है ना। इसे याद रखना है बेटा, m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बाई 2 एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना। ये है बात। अब देखो क्वेश्चन, लेकिन वो ऐसे पूछता है, वो पूछेगा क्वेश्चन क्या पूछेगा, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क of radius, inner radius r1 and outer radius r2 about an axis passing through the plane of the disk and passing through its diameter, है ना। यानी कि ये हो जाएगी आपकी एनुलर डिस्क, ऐसे करके एनुलर डिस्क हो जाएगी, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी ये तो r1 हो जाएगा, ये r2 हो जाएगा, और एनुलर डिस्क की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी इट वुड बी द डायमीटर। ये तो साइड व्यू होगा, यदि आप टॉप व्यू बनाने की कोशिश करोगे तो टॉप व्यू कुछ इस तरीके से आपका प्रिपेयर होगा, है ना। तो ये रेडियस तो हो जाएगी r1, ये रेडियस हो जाएगी r2, और इस एक्सिस के अबाउट, डायमीटर के अबाउट आपको इसकी क्या निकालनी है, यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ध्यान से देखो, फिर से हम इसमें थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा देंगे जैसे डिस्क में लगाया था, है ना। तो ये हो जाएगी आपकी, मान लेते हैं इसे एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस और दिस इज योर जेड एक्सिस। क्लियर है क्या बात? तो ध्यान से देखो, कोई भी डायमीटर हो, डायमीटर ये हो या डायमीटर ये हो, दोनों डायमीटर के अबाउट जो बॉडी है वो सिमेट्रिक है, इसलिए जो आई एक्स के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही वाई एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एंड दिस इज इक्वल टू आई जेड, है ना। ये हो जाता है, मान ले आई जेड मान ले, तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। लेकिन आई एक्स और आई वाई तो क्या है, सेम है, और आई जेड अभी हमने निकाला है, आई जेड कितना आता है, ये इट इज इक्वल टू m बाई 2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो दिस इज इक्वल टू 2i m बाई 2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, m बाई 4 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। तो जैसे उसमें
डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सिमेट्रिक एक्सिस से होता है, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, कितना होता है, mr² होता है। और डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है उसका भी आधा कर देते हैं, एंड इट इज इक्वल टू mr²/4। तो सिमिलरली यहाँ पे mr1² + r²/2 तो है, लेकिन हमने डायमीटर के अबाउट निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना है उसका भी हाफ कर देंगे, यानी कि m/4 r1² + r2² हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो ये तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं। अब आगे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? क्वेश्चन एनुलर डिस्क से ही बनता है, लेकिन वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को थोड़ा सा चेंज कर देता है। थोड़ा सा चेंज कैसे कर देता है? हम टॉप व्यू बनाते हैं एनुलर डिस्क का, मान लेते हैं हमारी ये एनुलर डिस्क है। क्लियर है क्या बात? और इनर रेडियस कितनी है, r1, और आउटर रेडियस कितनी है, r2। तो ये डिस्क है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाला था हमने, mr1² + r2²/2 निकाला था। अभी इस डायमीटर के अबाउट कितना निकाला है बेटा, ये निकाला है m/4 r1² + r2²। दूसरी बात, ये इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी है ना, सेंटर ऑफ मास से पासिस भी हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग अबाउट एन एक्सिस which is in the plane of the annular disc and passing through the inner radius। ऐसे इस एक्सिस से पास होकर के जा रही है, इनर रेडियस से पास होकर के जा रही है। तो देखो अब तो हम इसमें क्या लगा देंगे बेटा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा देंगे। दोनों एक्सिस क्या है बेटा, एक दूसरे के पैरेलल, और ये सेंटर ऑफ मास से भी होते जा रही है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, इनर रेडियस से पास होके जा रही है, तो डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो r1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपको निकालना है। तो आई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होगी, I = ICM + md²। ICM की वैल्यू कितनी है बेटा, m/4 r1² + r2² प्लस m इंटू डी की जगह क्या लिख लेंगे हम, r1² लिख लेंगे। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द which is in the plane of the annular disc and passing through the inner radius। दूसरा और भी दे सकता है वो क्वेश्चन क्या, कि if the axis is in the plane of the annular disc and passing through the outer radius, outer radius से यदि पास होके जा रही है तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो यदि हम इसे I' मान लें तो अब ये दोनों एक्सिस क्या हो जाएंगे, ये तो सेंटर ऑफ मास है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग एनुलर डिस्क, और ये एक्सिस है। तो दोनों एक्सिस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, और उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है बेटा, बीच की डिस्टेंस है इनकी r2। तो I' कितना हो जाएगा, ICM + md², और I' = ICM सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/4 r1² + r2² प्लस m इंटू डी कितना है, r2²। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू आउटर रिंग है ना, आउटर साइड। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज। आगे बात समझ में ऐसे करके ये है। ओके तो नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट करते हैं है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन का। ये कॉन्सेप्ट भी रह गया था है ना, इस कॉन्सेप्ट को भी हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे है ना। तो हेडिंग डालिए बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर है क्या बात? रेडियस ऑफ गायरेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑल्सो इट इज वेरी सिंपल एज कंपेयर टू द अदर कॉन्सेप्ट है ना। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस, रेडियस ऑफ द गायरेशन इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर ऑल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या है बेटा, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I है। आगे बात समझिए। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये तो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ऐसे करके, तो इट इज ए डिस्टेंस, ये एक्सिस है,
इट इज़ ए डिस्टेंस, इसे k से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ ए डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर ऑल द मासेज, है ना, जैसे इस बॉडी का मास कहाँ पर है, सारा मास यहाँ पर है, तो इस बॉडी का मास इस पॉइंट पर हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, है ना, सेंटर ऑफ मास नहीं है ये, वेयर ऑल द मासेज ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड। यदि इस बॉडी का मास m है तो उस मास m को k डिस्टेंस पर रखने पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो ही उस बॉडी का उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ध्यान से सुन लीजिए क्या कह रहा हूं मैं, रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर ऑल द मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो देखो मैं इसका एक सवाल करता हूं तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, मान लेते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और रेडियस ऑफ इसकी गायरेशन k है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I तो था ही, लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन यदि इसकी k है और सारा का सारा मास k डिस्टेंस पे है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो कितना आता है, mk², और ये ही क्या है, I के इक्वल है। तो बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी हो गई, रूट ओवर I अपॉन m इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लेते हैं अपन ये डिस्क है ना, ये है डिस्क और दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगी तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी चेंज हो जाएगी। तो आपको सिंपली करना क्या है कि आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और ये डिस्क है, दिस इज द डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। यदि इसका रेडियस ऑफ गायरेशन k है तो सारा का सारा मास k² पर भी, k डिस्टेंस पर भी आप सपोज कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इसका, mk², और दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, यानी कि mk² इज इक्वल टू हाफ mr², यानी रेडियस ऑफ गायरेशन इस केस में आ जाती है r/√2 आ जाती है। यही करना है आपको। करना क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए you have to find the moment of inertia about given axis and put it equal to mk², then calculate the value of k। For example, मान लेते हैं हमारे पास एक solid sphere है, this is what, solid sphere। solid sphere का मास कितना है m और रेडियस कितनी है बेटा r। सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो यदि आपको इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है, तो आप इस एक्सिस के अबाउट सबसे पहले तो क्या लिखिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए सॉलिड स्फीयर का, और फिर इसे mk² के बराबर रख दीजिए। mk² इज इक्वल टू 2/5 mr²। तो m से तो m कट जाएगा, तो k वुड बी इक्वल टू r√2/5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिफरेंट बॉडीज। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन। वी डू सम मोर एग्जांपल्स ऑन द रेडियस ऑफ गायरेशन। फॉर एग्जांपल सपोज मान लेते हैं हमारे पास ये एक रोड है और इस रोड का लेंथ कितना है m और मास कितना है m, और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है ml²/3 होता है ना। तो यदि आपको इस एक्सिस के अबाउट इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो व्हाट विल यू डू, यू विल पुट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mk² एंड देन यू कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू 1/L m से m कट जाएगा L/√3। इसी तरीके से यदि ये रोड है और इसका मास m है, लेंथ l है, इस सिमेट्रिक एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है, तो ये तो होता है ml²/12, इसे mk² के बराबर रख देंगे तो k की वैल्यू L/√12 यानी L/2√3 आ जाती है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आप इसे इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात। दूसरा, और भी बहुत सारे केसेस हैं, यानी कि जितने भी आपके पास रेडियस ऑफ गायरेशन के केसेस आए हैं, जितने भी आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, उसका यदि आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो उसे mk² के इक्वल रख देंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास एनुलर डिस्क है ना, एनुलर डिस्क अभी पढ़ा है हमने। एनुलर डिस्क है और इस एक्सिस के अबाउट आपको इनर रेडियस कितनी है इसकी बेटा r1, आउटर रेडियस कितनी है r2, और इस एक्सिस के अबाउट वो कौन सी एक्सिस जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है और उसके सेंटर ऑफ मास से होके जाती है। आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद है कितना,
m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, और इसे किसके इक्वल रख दो, m के स्क्वायर के इक्वल रख दो। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी आ जाएगी बेटा इस केस में, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बाई 2 इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी बार पूछा जाता है ये नीट में और जेईई मेंस एग्जाम में, दोनों में कि रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि एनुलर डिस्क में ही यदि आप पढ़ें, एनुलर डिस्क में ये एनुलर डिस्क है और इसकी इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस r2 है, और दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच पासिस थ्रू द डायमीटर ऑफ द एनुलर डिस्क। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, m/4 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, और इसे किसके इक्वल रख देंगे, m के स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी आ जाएगी बेटा, √r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बाई 2 के इक्वल आ जाती है। आगे बात समझ में। इसी तरीके से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लिख लो बेटा कि सपोज देयर इज ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r। क्वेश्चन लिखो, देयर इज ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, there is a solid sphere of radius r and an axis is at distance 2r, axis distance is at 2r। क्लियर है क्या बात, ये x x डैश है, distance at 2r। calculate the radius of gyration, calculate the radius of gyration of this solid sphere about this axis। तो निकाल लेंगे कैसे, देखो अपने को इस एक्सिस के अबाउट इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है। तो देखो यहाँ पे ये तो सेंटर ऑफ मास है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICM वो कितना हो गया, mr स्क्वायर यानी 2/5 mr स्क्वायर हो जाएगा, ये तो पता है। दूसरा ये डिस्टेंस पैरेलल एक्सिस की पता है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर है क्या बात। तो ICM कितना है बेटा, 2/5 mr स्क्वायर। दूसरी बात md स्क्वायर, d कितना हो जाएगा, m इंटू 2r का स्क्वायर। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा, 2/5 mr स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2/5 प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 5 × 20 और 2 22/5 mr स्क्वायर। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 22/5 mr स्क्वायर के आ जाता है। यदि आपसे इसके अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन पूछे तो जस्ट सिंपल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट दिस इक्वल टू m के स्क्वायर, देन रेडियस ऑफ गायरेशन इज r, √22/5 इज द correct answer. So in this way you can solve different question based on radius of gyration। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम रेडियस ऑफ गायरेशन पे, कैसे कि क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं हमारे पास ये रिंग है ना, ऐसे करके दिस इज ए रिंग और ये इस तरीके से रखी हुई है और ये इसकी क्या है बेटा, इसकी एक्सिस है ना। तो एक एक्सिस ये तो हो गई सिमेट्रिक एक्सिस, इसके अबाउट तो mr स्क्वायर होता है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 1/2 mr स्क्वायर होता है ना, पासिंग थ्रू द डायमीटर ऐसे करके, है ना। तो ऐसे, तो दूसरी एक्सिस क्या है, इससे कितनी डिस्टेंस पे रखी हुई है, ये r/2 डिस्टेंस पे रखी हुई है ना। तो आपको इसका क्या निकालना है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मान लेते हैं ये एक्सिस क्या x डैश है। फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन। क्वेश्चन लिख लो, in the given question a ring of radius r and mass m is placed as shown in figure. Find the radius of gyration about an axis x dash which is parallel to plane of ring and at a distance of r/2 from its diameter। क्लियर है क्या बात। तो पहले हम I निकालेंगे और I क्या होगा, ICM प्लस md स्क्वायर। इस केस में d तो हो जाएगा r/2 और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास से होके जाती है, और ये ICM कितना होगा बेटा, डायमीटर के अबाउट रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, mr²/2 होता है, ये ध्यान रखना है। तो ICM कितना हो गया बेटा इसका, mr²/2 प्लस m, रेडियस d की जगह r/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा mr स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बेटा
2 + 1/4 = 3/4 mr². दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अच्छा, आपको क्या निकालनी है? रेडियस ऑफ गायरेशन. व्हाट यू हैव टू डू, आई जब भी आप निकालोगे उसे किसके इक्वल पुट कर दोगे? m² के पुट कर दोगे. तो k की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा? r√3/4 आ जाती है. दिस इज इक्वल टू r√3/2. So this is the case. So in this lecture we have completed our discussion of moment of inertia, including the theorem of parallel axis and the perpendicular axis. Also we have discussed some concept about the moment radius of gyration.